इंडियन आर्ट एंड कल्चर के सीरीज़ में ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन लिटरेचर के ऊपर है। तो इंडियन लिटरेचर से मोस्टली जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते आए हैं और जहाँ चांस होते हैं जहाँ से ज़्यादा पूछने का, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है आज का, रोल्स ऑफ द संस्कृत इन द इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में मोस्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर देखने को मिलेंगे वो संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो संस्कृत का क्या रोल है इंडियन लिटरेचर में, पहले ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो संस्कृत को माना जाता है कि मदर लैंग्वेज है बहुत सारे लैंग्वेजेस का, कि ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से ही बहुत सारे लैंग्वेज, इवन द द्रविडियन जो लैंग्वेज है, ठीक है, तमिल जो लैंग्वेज है, वो सारा माना जाता है कि संस्कृत के बहुत आसपास है। मतलब संस्कृत से ही कहीं ना कहीं जो मेनी लैंग्वेजेज हैं इंडिया में उसका ओरिजिन है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो कि जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, धर्मसूत्र हो गया, ये सारे के सारे लैंग्वेज जो हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हुए हैं। तो संस्कृत का कितना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंस है, ये देखा जा सकता है। और इवन संस्कृत इज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द आवर कंट्री। और संस्कृत जो है मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज माना जाता है। और ये बोला जाता है कि वैदिक पीरियड के टाइम पे मोस्टली ये जो काफ़ी उभर के आया था संस्कृत लैंग्वेज, और उसी के टाइम पे जो है कि संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ा था। इट इज़ द वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेज लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जो लैंग्वेजेज मेंशन किए हुए हैं उसमें संस्कृत एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले लिखा गया था वेद, चारों वेद, ऋग्वेदा जो है उसको भी संस्कृत में ही लिखा हुआ है, संस्कृत में ही लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट देखें तो कल्हड़ जो कि राज तरंगिनी जो बुक लिखे हुए थे, कश्मीर जो कि किंग ऑफ कश्मीर के ऊपर था, वही जो है कि पृथ्वीराज के ऊपर जो बुक लिखा हुआ है, ये सारी की सारी बुक जो है वो किस में लिखी गई हुई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हुई। मतलब कि जो कश्मीर में जो रूलर हुआ करते थे, जो रूल किया करते थे, उनकी बुक भी, उनके ऊपर भी जो बुक लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई हुई है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट कुछ देख लें, जो कालिदास को माना जाता है, कालिदास ने ऐड किया था बहुत ही, मतलब कि एक बेहतरीन ब्यूटी ऐड किया था संस्कृत का। और अपनी सारे जो उनके बुक्स वगैरह हैं, जो लिटरेचर है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे। जैसे कि अगर इनकी बुक देख लेता, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, और ये जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था, इसमें संस्कृत बहुत अच्छे से संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इसके बाद जो मृच्छकटिकम बुक देखें शूद्रक का, ये भी संस्कृत में लिखा हुआ है। और इवन द रत्नावली बुक देखें, रत्नावली बुक जो लिखा गया है हरिसेना के द्वारा, ये भी किस में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है। तो देखते हैं कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फेमस बुक हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हुई हैं। जबकि संस्कृत क्या हुआ करता था, संस्कृत बहुत लोगों को द्वारा नहीं बोला जाता था, ब्राह्मण्स के द्वारा बोला जाता था। और संस्कृत जो एलिट क्लास के लोग होते थे वो बोलते थे, और इसलिए उसमें लिखने पढ़ने वाले भी ब्राह्मण्स ही हुआ करते थे। तो ये सारी बुक्स जो है ब्राह्मण के द्वारा ही लिखी गई हैं, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई हुई हैं। तो ये संस्कृत का रोल है, संस्कृत का ये इम्पोर्टेंस है जो लिटरेचर्स हैं उसमें, ठीक है। और इवन अर्थशास्त्र, अगर चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र बुक देखें तो वो भी संस्कृत में ही लिखा हुआ है। और जब हम गुप्ता पीरियड के टाइम पे देखे हुए थे, जो कामसूत्र बुक लिखा हुआ था वात्स्यायन के द्वारा, संस्कृत में ही लिखा हुआ था, इसको भी संस्कृत में ही लिखा हुआ है। जिसमें कि पेंटिंग्स के जो 6 प्रिंसिपल हैं, पेंटिंग्स के 6 प्रिंसिपल हैं, इसी जो है बुक में लिखा हुआ है। वैदिक लिटरेचर की बात करें, अगर जैसे वैदिक लिटरेचर वेद के टाइम पे, जैसे ब्राह्मण से जो बाद में लिखा गया, अरण्यक की जो लिखा गया है, तो उसके क्या फीचर्स हैं, वो कैसे लिखे गए, किस लैंग्वेज में लिखे गए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर, द वेद्स आर द अर्लीस्ट नोन एज द वैदिक लिटरेचर इन रिटन इन द संस्कृत, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में तो ऐसा नहीं है कि एक ही बुक था, वैदिक लिटरेचर में बहुत सारे बुक आए, जैसे ब्राह्मण से आया, उसके जैसे वेद के ब्राह्मण से आए, और उसके बाद फिर अरण्यक का आया, ठीक है, उपनिषद आया। तो इस तरीके से सारे बुक आए और सबके सब जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए थे। और वेद जो था वो सबसे पुराना बुक है जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो द होल वर्ल्ड इज द वन ह्यूमन फैमिली, ऐसा माना जाता था इसमें कि जो पूरे वर्ल्ड है एक जो है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। और इस किसके द्वारा लिखा गया था, वासुदेव कुटुंबकम के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे 4 वेदास हैं। 4 वेदा में कौन कौन वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और
अथर्ववेद है। और फिर बाद में चल के इसी सीरियल में जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जब लिखा गया तो इसके बाद फिर लिखा गया ब्राह्मण्स, मतलब हर वेद का अपना एक अलग ब्राह्मण्स लिखा गया, मतलब कि वेद को फिर सिंप्लीफाई थोड़ा करने के लिए ताकि लोगों को समझ में आए, ब्राह्मण के द्वारा फिर ब्राह्मण्स लिखा गया, ठीक है। फिर उसके उपनिषद से लिखे गए, फिर उसके आरण्यक से लिखे गए। तो इस सीरीज में सारे के सारे लिखे गए हुए हैं, ठीक है। इनिशियली क्या था, 3 ही वेद माना जाता था कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही वेद थे। अथर्ववेद को बहुत लेटर रिकॉग्नाइज किया गया। तो 3 वेदों को क्या बोला जाता है, त्राजी। और जब बाद में जो है कि अथर्ववेद को इसमें कंपोज ऐड किया गया, अथर्ववेद को जो है वेद की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। मैक्स मूलर का कहना है कि जो ऋग्वेद लिखा गया था वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 BC के आसपास लिखा गया था। वहीं लोकमान तिलक का मानना है कि लगभग 6000 BC के आसपास में जो है ऋग्वेदा को लिखा गया था। ऋग्वेदा को हम डिटेल में पढ़े तो इट इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द वेदा। जो चारों वेदा हैं इनमें सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। और इसमें जो हाइम्स की संख्या है 1028 इसमें हाइम्स है, ठीक है, जो कि जो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है जो इसके हाइम्स हैं। ऋग्वेद प्रोवाइड करता है नॉलेज अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में क्या सोशल जो है कि क्या पॉलिटिकल और क्या इकोनॉमिक कंडीशन था ऋग्वेद में, उसके प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट ऋषि जो हुआ करते थे उस टाइम पे जो इसको कंपोज किए, प्रोमिनेंट जो गॉड्स जिनको ऐड किया हुआ है, जिन गॉड्स के बारे में ऐड किया हुआ ऋग्वेद में वो है इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, वायु, अदिति एंड अश्विनी। इन गॉड्स को ऋग्वेदा में ऐड किया हुआ है। और कुछ प्रोमिनेंट गॉडेस को, जैसे मदर गॉडेस जो हुआ करती थी उनको भी ऐड किया हुआ है, जैसे उषा हो गया, वाक एंड पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट जो वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो मोस्टली विथ रीट्स एंड मैनर्स ऑफ द डिफरेंट सेक्रीफाइस, मतलब कि सेक्रीफाइस किस तरह करने हैं उसके जो रूल्स हैं, जो मैनर्स हैं, उसको इसमें इसके बारे में यजुर्वेदा में बताया हुआ है। इट गिव द डायरेक्शन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजन। यजन वगैरह जो हुआ करता था, यजन को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं परफॉर्म करना है, तो इसमें इस डायरेक्शन को दिया हुआ है। और ये पोएटिक मतलब गद्य और पद्य दोनों भाषा में इसको लिखा गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखें देयर आर 2 मेजर ब्रांचेज ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेद के 2 मेन ब्रांचेज हैं, पहला है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेदा। तो यजुर्वेद के कितने ब्रांचेज हैं, 2, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदा। दिस टेक्स्ट रिफ्लेक्ट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द इंडियन एट द टाइम, मतलब उस टाइम पे क्या सोशल और रिलीजियस कंडीशन थे इस बुक में उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है सामवेद। शाम का मीनिंग होता है मेलोडी, मतलब सॉन्ग। शाम का मतलब होता है सॉन्ग मतलब गाना वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो वेद कंसिस्ट किया गया है 16,000 राग्स, मतलब जो म्यूजिक है 16,000 राग्स वगैरह और रागनी वगैरह इसमें कंपोज किया हुआ है। आउट ऑफ 1875 जो वर्सेस हैं उसमें 75 तो ओरिजिनल इसी के हैं, लेकिन बाकी सारा जो है वो ऋग्वेद से लिया गया। मतलब ये माना जाता है कि इसमें जो 1875 वर्सेस हैं, लेकिन 1875 वर्सेस में से 75 तो सामवेद का ओरिजिनल है, लेकिन 1800 जो वर्सेस हैं वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि ओल्डेस्ट वेद में आता है, ओल्डेस्ट वेद है जो। इट मे बी कॉल्ड द बुक ऑफ द चांस, मतलब कि ये चांस का भी बुक माना जाता है, समन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद इट ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मवेद, इसी अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। और इसमें जो है कि लगभग 99 डिजीज को ट्रीट करने के उपाय लिखे हुए हैं कि किस तरीके से ये डिजीज मतलब ट्रीट हो सकता है। द सोर्स ऑफ दिस वेद इज ट्रेस्ड इनटू द ऋषि कॉल्ड द अथर्व एंड मतलब कि अंगिरास, ठीक है। तो इसका इस वेद का सोर्स जो ट्रेस किया गया है वो 2 ऋषियों के मतलब 2 ऋषियों के द्वारा ट्रेस किया हुआ है। 2 ऋषियों मतलब कि ये माना जाता है कि यही 2 मिलके जो है अथर्ववेद को लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके 2 ब्रांचेज हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि यजुर्वेद के 2 ब्रांचेज हैं, इसके भी 2 ब्रांचेज हैं, पपिलाडा एंड द सौनक्या, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें, दिस बुक्स गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो फैमिली, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ था उसके बारे में इस बुक में दिया हुआ है। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द परसेप्ट इन द सूत्र स्टाइल, इसमें सूत्र स्टाइल में जो है कि लिखा हुआ है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ब्राह्मण और अर्णक की मतलब कि जो अर्णक है उसके बारे में हम बात करें तो ब्राह्मण से जो है 4 वेद जो हैं, 4 वेदों को बाद में सिंप्लीफाई करने के लिए लोगों को समझ में आया उसके लिए ब्राह्मण से लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा, इसलिए इसको ब्राह्मण से बोले जाते हैं।
दिस बुक गिव ए डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वैदिक रिचुअल्स। वैदिक रिचुअल्स के बारे में डिटेल उस एक्सप्लेनेशन देता है, इंस्ट्रक्शन बताता है कि कैसे मतलब कि जो सेक्रीफाइस है उसके पीछे साइंस क्या है, मतलब कि सेक्रीफाइस तो कर दोगे लेकिन क्यों सेक्रीफाइस लोग करते हैं, उसके बिहाइंड क्या साइंस है, इस सब के बारे में जो है ब्राह्मण्स में लिखे गए हुए हैं। और जो ब्राह्मण्स का लेटर पोर्शन है उसी को बोलते हैं आरण्यक, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आरण्यक बोलते हैं। तो ये सीरियल जो है वो याद रहे कि वेद के बाद ब्राह्मण्स लिखे गए, फिर आरण्यक आया, फिर लास्ट में जो फिलॉसफी बुक आई, मतलब कि जो आरण्यक का लास्ट पोर्शन हुआ उसको फिर क्या बोलते हैं, उपनिषद। उपनिषद का यही मीनिंग होता है कि उपनिषद एक उपदेश देना, मतलब कि कोई टीचर हुआ करता था, उसके चारों तरफ लोग बैठ के जो है वो टीचिंग देता था और लोग सुनते थे, तो उसमें मतलब उपनिषद का ये मीनिंग हुआ। ईच ऑफ 4 वेदास है देयर ऑन ब्राह्मण, मतलब हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण होता है। जैसे कि ऋग्वेद का देखें तो ऋग्वेद का जो है कौष्टिकी और ऐतरेय, ठीक है, तो 2 ब्राह्मण हैं। और वही यजुर्वेद के ब्राह्मण जो है उसको तैत्तिरीय बोलते हैं, तैत्तिरीय, ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसको सतपाथ बोलते हैं। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसको तांडव, है ना, पंचवी एंड जैमानिया करके 3 इसके जो है ब्राह्मण से। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वेद का एक ही ब्राह्मण होगा, एक वेद का कई ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन चारों वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरण्यक। आरण्यक में क्या होता है कि डील्स विद द सोल, बर्थ एंड द डेथ एंड द लाइफ बियॉन्ड इट, मतलब कि कैसे बर्थ होता है, बर्थ के बाद जो लाइफ होती है और मरने के बाद जो लाइफ होती है उसके बारे में इसमें डील करते हैं। और ये जो बुक है ये दिस वेयर स्टडीड एंड टॉट बाय द मेन इन वानप्रस्थ, मतलब जो मुनि ऋषि जो वन में हुआ करते थे, जंगलों में हुआ करते थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और वो इनके द्वारा इसलिए लिखा गया है ताकि वो वन में रहने वाले लोगों को टीचिंग दे सके, बता सके कि वन की लाइफ कैसी होती है, ठीक है। तो ये भी संस्कृत में ही लिखा गया है। इनिशियली दे वेर हैंडेड, मतलब इनिशियली ये बस बोला जाता था, लेकिन बाद में लेटर फेज में फिर इसको भी लिख दिया गया हुआ है। इनिशियली क्या हुआ था कि बोल बोल के टीचिंग करते थे, लेकिन बाद में इसको भी राइट कर लिया गया है। अब आता है उपनिषद। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में मैंने जैसे बोला कि गुरु के पास जो है कि सारे शिष्य जो है कि बैठ के शिक्षा लेते थे, उनसे उपनिषद देते थे वो, मतलब कि शिक्षा देते थे। सिटिंग डाउन नियर, मतलब इसी का दूसरा अगर हिंदी भाषा में देखें तो सिटिंग डाउन नियर, मतलब आस पास बैठना ही बोलते हैं। और इसी को भी बोलते हैं गुरु शिक्षा परंपरा और द ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है, गुरु शिक्षा देता है अपने स्टूडेंट को इस तरीके से। तो इसमें लिखा गया है उपनिषद के बारे में। उपनिषद मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द इंडियन थॉट एंड आर द फाइनल पार्ट्स ऑफ द वेद, मतलब कि उपनिषद जो है ये यही वेद का फाइनल पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सीरियल क्या है, कि वेद के बाद क्या आए, फिर उसके बाद क्या आया, फिर लास्ट में कौन है। तो लास्ट में कौन है, उपनिषद है। माना जाता है कि जो नितिन सिंघानिया वाले बुक में दिया हुआ है कि 108 उपनिषद है, लेकिन टोटली इतने मिलियन नहीं है, लगभग 12 उपनिषद ही मिल पाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो उपनिषद जो डील करता है, डील विद द क्वेश्चन लाइक द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, कैसे लाइफ की ओरिजिन हुई, यूनिवर्स की कैसे ओरिजिन हुई, लाइफ एंड डेथ कैसे होता है, मटेरियल्स क्या होता है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नेचर ऑफ द नॉलेज एंड मेनी अदर क्वेश्चंस के ऊपर जो है उपनिषद पे डील किया जाता है। तो मतलब एक टीचर जो होता है, गुरु जो होता है, अपने शिक्षक को इस सब के बारे में डिटेल में उसको उपनिषद मतलब को उपदेश देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लिटरेचर्स आते हैं संस्कृत में है, एपिक है जो, वो रामायण और महाभारत है। तो इंडियन लिटरेचर रामायण और महाभारत की देखें तो दोनों क्या है, काव्य हैं, मतलब दोनों के दोनों एपिक हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो रामायण इज द वन ऑफ द ग्रेट एपिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और दोनों ही किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। द रामायण ऑफ द वाल्मीकि द ओरिजिनल रामायण, ठीक है, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण है वही ओरिजिनल रामायण है, ठीक है। नेक्स्ट देखें महाभारत में, तो महाभारत को लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। और वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, इनिशियली इसमें 8800 वर्सेस थे, तो इसको जया बोलते थे। और बाद में इसमें 24,000 वर्सेस हो गए, तो इसको भारत बोलते थे। और जब इसमें 1 लाख वर्सेस हो गया टोटल ऐड करके, तो इसका नेम चेंज होकर क्या हो गया, महाभारत हो गया। तो महाभारत में कौरव और पांडव की कहानी मतलब स्टोरी दी हुई है, तो पूरे लाइफ को, होल लाइफ और उसके लाइफ के जो जंग है उसको इस स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है, कौरव एंड पांडव के स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। फिर लास्ट आता है भगवद गीता।
ये लास्ट नहीं है, लेकिन संस्कृत में जो वैदिक पीरियड के टाइम का अगर देखें तो ये ऐसे लास्ट माना जाता है। तो लास्ट में भगवत गीता जो है ये इसको बोलते हैं कि एक्सप्लेन किया गया है कृष्ण के द्वारा, अपने शिष्य अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरीके से जो है कि टाइम पे किस तरीके से मतलब कि वॉरियर्स को कैसे काम करना चाहिए, वॉरियर्स की क्या ड्यूटी होती है और जो एक प्रिंस की क्या ड्यूटी होती है। तो इस सब के बारे में जो कृष्णा जो है वो अर्जुन को, अपने शिष्य को समझाते हैं। और इवन द स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी भी इस चीज़ को प्रेफर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये भगवत गीता जो है स्पोक्स ऑफ द पॉजिटिवनेस, मतलब कि एक ह्यूमन में जो पॉजिटिवनेस कैसे लानी चाहिए, ये सब के बारे में ये डील करता है। ठीक है। और वर्ल्ड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेज हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड के लैंग्वेजेज है, सारे लैंग्वेजेज में इसको ट्रांसलेट किया गया हुआ है। पुराण की बारे में बात करें तो पुराण ऑक्यूपाई है यूनिक पोजीशन इन द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ द हिंदू। पुराण को भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक पोजीशन मिला हुआ है। और 18 माना जाता है कि जो 18 पुराण से अभी तक जो मिले हुए हैं, ठीक है, तो 18 पुराण के भी अपने उप पुराण भी लिखे हुए हैं। तो लेकिन जो 18 पुराण है वो कौन कौन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुराण, जैसे कि ब्रह्म पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ठीक है, शिव पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, और वही हो गया भैवश्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, वमन पुराण, ब्रह्म वैतर्य पुराण, शांत पुराण, सौर्य पुराण, मत्स्य पुराण, गुरुद पुराण एंड द ब्रह्मण्ड पुराण। तो ये 18 पुराण है जिसके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन 18 पुराण मिले हुए हैं। ये जो है कि पुराण पता होना चाहिए, मतलब कि 18 टोटल पुराण मिले हुए हैं। ये पीसीएस में भी किसी स्टेट पीसीएस में भी पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है। पुराण्स आर द मिथोलॉजिकल वर्क्स, मतलब कि ये मिथोलॉजिकल वर्क्स इसमें दिया हुआ है और कैसे रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैसेज किस तरीके से देना चाहिए, ये सारे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। फुल ऑफ द मिथ्स, स्टोरीज एंड लिगेंड एंड सरमन्स के द्वारा ये भरा हुआ है कि क्या मिथ्स होना चाहिए, क्या स्टोरीज होनी चाहिए, लिगेंड्स और सरमन कैसे देना चाहिए, इस सब के बारे में पुराण्स में लिखा हुआ है। तो इससे ज़्यादा कुछ इससे पूछता नहीं है। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर की बात करें तो इनिशियली पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर दिया जाता था, फिर जब हीनयान महायान का डिवीजन हुआ तो संस्कृत आ गया। ठीक है। इसी तरीके से जैन का देखें तो इनिशियली प्रकृति लैंग्वेज में दिया जाता था इसका उपदेश, लेकिन बाद में चल के इसको भी संस्कृत में कन्वर्ट कर दिए। तो किस तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है कि हैं और कैसे ये धीरे धीरे कन्वर्ट हुए, इसको हमने जो लेक्चर है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का उसमें कवर किए हुए हैं। द रिलीजियस बुक ऑफ द जैन एंड बुद्धिस्ट रिफर टू द हिस्टोरिकल पर्सन और द इंसिडेंट्स। ठीक है। और इसमें बुद्ध की बुक हम देखें तो इनिशियली पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था, क्योंकि बुद्ध जो है कि वो जो आम जीवन है उसमें बिलीव करते थे और अपने जो उनका उपदेश था वो हर किसी तक पहुंचाना चाहते थे। और उस समय मगध में और साउथ बिहार में मोस्टली जो है पाली लैंग्वेज बोला जाता था, इसलिए जो बुद्धिस्ट अर्लीस्ट बुक है वो पाली लैंग्वेज में ही मिलेगा। ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। तो कैनोनिकल में कौन कौन से आते हैं? कैनोनिकल का बेस्ट एग्जांपल जो है वो त्रिपिटका है। त्रिपिटका में 3 पिटका है, कौन कौन से जो है कि एक तो विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका। ठीक है। तो विनय पिटका जो बताता है, विनय पिटका डील्स विद द रूल्स एंड रिलीजन्स ऑफ द डेली लाइफ। विनय पिटका में जो डेली लाइफ का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। सुत्त पिटका कंटेन्स द डायलॉग एंड डिस्करेज ऑन द मोरालिटी एंड डील्स विद द धर्म। ठीक है। सुत्त पिटका जो है कि उसमें मोरालिटी और धर्म इस सब के बारे में लिखा हुआ है। फिर लास्ट में जो है अभिधम्म पिटका डील्स विद द फिलोसफी एंड द मेटाफिजिक्स। अभिधम्म पिटका में फिलोसफी और मेटाफिजिक्स के बारे में ये डील करता है। तो ये पता होना चाहिए कि ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था। इनिशियली पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है त्रिपिटका है। त्रिपिटका में कौन कौन से 3 पिटक हैं और तीनों पिटक जो है वो किससे रिलेटेड हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स द डिस्करेज ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज द इथिक्स, फिलोसफी, थियरी ऑफ द नॉलेज एंड द मेटाफिजिकल प्रॉब्लम। जो हम देख चुके हैं कि ये सारे किस में आते हैं, जो 3 त्रिपिटका है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। नॉन कैनोनिकल का अगर लिटरेचर हम देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जातक। जातक क्या है? जातक एक स्टोरी है जिसमें बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ है, ठीक है, बुद्ध की जो प्री जन्म स्टोरी है उसके बारे में लिखा हुआ है।
और जैन की टेक्स्ट की हम बात करें तो जैन का जो टेक्स्ट है वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ था, ये कंपाइल नहीं था, बाद में लगभग 66 सेंचुरी में एडी के आसपास वल्लभी जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जैन का जो लिटरेचर है उसको कंपाइल किया गया प्राकृत लैंग्वेज में। और इम्पोर्टेंट वर्क्स देखें तो अंश, उपंश, जो है कि प्रकिन्स एंड ये सारे सूत्र वगैरह और माल सूत्र, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। उसके बाद जैन का अगर देखें तो इसमें पोइट्री, फिलॉसफी और ग्रामर्स वगैरह के बारे में इसमें कंपोज किया गया हुआ है जैन लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद जो आता है लिटरेचर इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के लिटरेचर जो है मोस्टली संस्कृत में मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल जो है यहाँ से मैच द फॉलोइंग में सवाल यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड को क्योंकि गोल्डन एज ऑफ कल्चर माना जाता है क्योंकि इस समय संस्कृत बहुत ज़्यादा अपने जो है कि पिक पे थी और संस्कृत में बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए थे, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर बहुत सारा बने हुए थे, स्कल्पचर बने थे। तो ऐसा माना जाता है गोल्डन एज जो है वो जो गुप्ता एज है वो गोल्डन एज ऑफ कल्चर का है। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है और इवन द नितिन सिंघानिया में भी मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ मेन जो राइटर्स आए थे वो कौन कौन है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि पूछता है कि किस टाइम पे आए थे। तो एक पहले हो गए कालिदास, ठीक है। कालिदास ने बहुत सारे ब्यूटीफुल पोएम्स और प्लेज लिखे हुए हैं और इन्होंने जो लिखा हुआ है अपने लिटरेचर्स को वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है। ही रोट द पैशनेट प्लेज एंड द पोएम, मतलब प्लेज भी लिखे हुए हैं और ये पोएम भी लिखे हुए हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो मेघदूतम, ठीक है, ऋतु संहार, कुमार संभव एंड रघु संभवम जो बुक है इनका। और इस प्ले जो है इनका जो पोयम, ये सारे जो बुक्स हैं वो क्या है, पोयम है। और प्लेज का हम देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम और मलाविका मित्रम जो है ये क्या है, ये प्लेज हैं। तो पता होना चाहिए कौन से पोयम है और कौन से प्ले है क्योंकि कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन प्ले है और कौन सा पोयम है, या इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पूछता है कि ये प्ले किसके ऊपर लिखा गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विशाख दत्त। ही वॉज ए ग्रेट प्ले राइटर ऑफ द पीरियड। उस समय उस पीरियड के सबसे ग्रेट जो है प्ले राइटर माना जाता है विशाख दत्त को। विशाख दत्त का दो जो मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेज है जैसे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता और मुद्रा राक्षस, ये दोनों विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया हुआ है। ये बहुत ही बार यूपीएससी में और यूपीपीसीएस या बहुत सारे पीसीएस में ये बहुत ही बार सवाल पूछा जा चुका है कि विशाख दत्ता के द्वारा कौन सा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता। नेक्स्ट आता है सुद्रक ने मृज कटिकम को लिखा हुआ है। मृज कटिकम एक टॉय कार्ट, मतलब कि इसको टॉय कार्ट भी बोलते हैं। इट इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ द सोशियो कल्चरल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो उस समय जो कल्चरल कंडीशन कैसा था इसमें जो है बहुत अच्छे से मृज कटिकम से काफ़ी ज़्यादा सोर्स यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हरिसेना। ही रोट द पोएम्स प्रेजिंग द लव, यहाँ पे लवर होना चाहिए अब समुद्रगुप्त के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इट इंस्क्राइब द इलाहाबाद पिलर, ठीक है। ये इलाहाबाद पिलर्स पे जो है कि इनका इंस्क्रिप्शन जो है हरिसेना का वो मिलता है। तो ये किससे रिलेटेड है, किस राजा से रिलेटेड है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ये बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है। और किस पिलर, इलाहाबाद पिलर्स का जो इंस्क्रिप्शन है उस पर ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भास। ही रोट द 13 प्लेज विच इको द लाइफ स्टाइल ऑफ द एरा अलॉन्ग विद द प्रिवेलेंट बिलीफ एंड द कल्चर, ठीक है। तो भास का जो बुक है वो उस समय की लाइफ स्टाइल क्या था, कल्चर क्या था, इसके बारे में उस पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है कुषाण पीरियड। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। कुषाण पीरियड के टाइम पे भी संस्कृत स्कॉलर्स बहुत सारे पैट्रोनाइज किए हुए थे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, एक अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित्रा लिखे हुए थे, जो बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। ही ऑल्सो रोट द सौंदर्य नंदा करके इन्होंने एक और भी बुक लिखा हुआ था जो संस्कृत पोएट्री है एक, ठीक है। और इसी समय ऐसा नहीं है कि बस कोई प्लेज वगैरह ही, बायोग्राफी वगैरह ही लिखा गया हो। इस समय मैथ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी पे भी काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ बुक जो है मिलता है। जैसे चरक बुक देखें जो सर्जरी पे लिखा गया है सुसूत्र के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि किससे रिलेटेड है, तो मेडिसिन से रिलेटेड है, सर्जरी से रिलेटेड है, ठीक है। माधव बुक लिखा गया हुआ था, माधव ने बुक लिखा हुआ था किस पे, पैथोलॉजी पे, ठीक है। फिर बुक रिटन ऑन द एस्ट्रोनॉमी बाय द बराह मिहिर एंड आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट और बराह मिहिर के द्वारा एस्ट्रोलॉजी पे बुक लिखी हुई है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये एस्ट्रोलॉजी है। कभी कभी ऐसा भी इनडायरेक्टली पूछता है ये किससे रिलेटेड है, प्लेज,
ठीक है, या पोएम या एस्ट्रोलॉजी या मैथमेटिक्स, तो किससे रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर देयर इज ए नन दैट कैन कंपीट द वराह मिहिर, बृहद संहिता एंड आर्यभट्ट एंड वेदांग ज्योतिषा। ठीक है, इन्होंने भी इसी समय मतलब कि एस्ट्रोनॉमी से ये भी रिलेटेड है कुछ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक थे जो कि कुषाण के टाइम पे थे। अदर संस्कृत लिटरेचर की हम बात करें तो अदर संस्कृत लिटरेचर में जैसे आता है एक जो लॉ पे लिखा हुआ बुक है, द लॉ बुक और कॉल द धर्म सूत्र एंड स्मृति। ठीक है, तो धर्म सूत्र और स्मृति को बाद में मिला के इसको धर्म शास्त्र बोलते हैं। और एक बुक जो लिखा गया है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में क्या बताया गया है कि मैन एंड वुमेन की सोसाइटी में क्या पोजीशन है, क्या रोल होना चाहिए, तो ये लॉ के ऊपर है। तो कुछ हमने देखा कि एस्ट्रोनॉमी, मैथ, मेडिसिन इस सब के ऊपर है। इवन द लॉ के ऊपर भी बुक मिला हुआ है, धर्मसूत्र और स्मृति, और वहीं मनुस्मृति। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी में आते हैं लॉ की कैटेगरी में। ठीक है, कौटिल्य के अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें भी लॉ और रूल एंड रेगुलेशन के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और इस समय द वर्क्स भास मतलब कि भास, शूद्रक, कालिदास और बाणभट्ट प्रोवाइडेड विद द ग्लिम्पास एंड द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन द टाइम्स ऑफ द गुप्ता एंड हर्ष। ठीक है, तो ये जो राइटर हैं ये गुप्ता पीरियड और हर्ष पीरियड के टाइम पे किस तरीके से सोशल और कल्चरल लाइफ था इसके बारे में यहाँ से पता चलता है। तो उसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक है कन्नड़, मलयालम एंड तेलुगु लिटरेचर। इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछता है। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट लिटरेचर होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के लिटरेचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो मुगल पीरियड में जो रूलर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो बाबर एंड हुमायूं जो है कि ये बहुत माना जाता है कि लिटरेचर्स के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी पसंद करते थे, और इन्होंने काफ़ी ग्रेट जो है स्कॉलर्स को भी पैट्रोनाइज किया हुआ था। बाबर के टाइम का देखें, ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ द पर्शियन। ठीक है, तो बाबर खुद एक पर्शियन का ग्रेट स्कॉलर था, और इसने जो बुक लिखा था तुझके बाबरी। ठीक है, जिसमें बाबर खुद अपने बारे में लिखा हुआ था, और टर्किश लैंग्वेज में लिटरेचर में इसको इंक्लूड किया गया था। फिर हुमायूं का टाइम आता है, तो हुमायूं के टाइम पे जो बुक लिखा गया हुआ था, तो हुमायूं नामा जो बुक लिखा हुआ था हुमायूं के ऊपर, और ये माना जाता है कि इसके पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी क्योंकि इसको लिटरेचर वगैरह का बहुत ही ज़्यादा शौक था। फिर अकबर के टाइम आता है, तो अकबर के टाइम पे अकबर नामा लिखा हुआ था, सुरसागर और रामचरितमानस भी अकबर के टाइम पे ही लिखा गया हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, पद्मावत, केशव और राम चंद्रिका, ये सारे बुक भी सेम अकबर के टाइम पे ही लिखे हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है किस टाइम पे लिखा हुआ था। जहांगीर ही ग्रेटली पैट्रोनाइज द लिटरेचर, इसने भी लिटरेचर स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया हुआ था, जो कि जिस पे जहांगीर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, शाहजहां का देखें तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है उस समय स्कॉलर शाहजहां के टाइम पे था, और इसने बादशाह नामा लिखा हुआ था। तो बादशाह नामा किसके टाइम पे लिखा हुआ था, शाहजहां के, और किसके द्वारा लिखा हुआ था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये लिखा हुआ था। तो औरंगजेब के टाइम पे जो लिटरेचर है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मुगल पीरियड के टाइम का लिटरेचर था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर थे उससे हमने ख़त्म कर लिया। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो संस्कृत में इनिशियली जो वैदिक पीरियड के टाइम पे लिखा हुआ था, फिर जो लिखा हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। ठीक है, गुप्ता पीरियड के बाद जो मुगल पीरियड के टाइम पे लिटरेचर्स लिखे हुए थे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से पता रहे लिटरेचर तो भी एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है।